हेलो गाइस। तो आज हम आ गए हैं अपना एक वीडियो लेक्चर लेके, जो कि है इंटरफेरेंस से रिलेटेड और फिजिकल ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है। ठीक है, इंटरफेरेंस। तो हम इस पर आज बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और ये सब चीज़ों के बारे में। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम पहले एक मोटिवेशनल कोट से इसकी शुरुआत करेंगे। तो देखिए क्या है यहाँ पर मोटिवेशनल कोट। ठीक है, मोटिवेशन के मैं इसलिए यहाँ पर ला रही हूँ ताकि मतलब आप बने रहें क्लास में और इसको अपनी ना लाइफ में फॉलो करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। इट मीन्स दैट कि जब आप थक जाते हैं तब स्टॉप नहीं होना है, तब नहीं रुकना है। स्टॉप तब होना है जब आप उसको डन कर ले, यानी कि जब आप अपने गोल को अचीव कर ले। जब जो आपने अपना गोल बनाया था उसे आप अचीव कर लें। अब गोल कोई भी हो सकता है, राइट। डेली बेसिस गोल होते हैं। ठीक है, तो और जैसे क्लास देखना भी आपके लिए एक गोल है। ठीक है, तो जब तक ये क्लास कंप्लीट नहीं हो जाती, अगर आप थक भी जा रहे हैं तो स्टॉप नहीं होना है, कंप्लीट करना है, अपने गोल को अचीव करना है, उसी के बाद स्टॉप होना है। तो हम बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर टॉपिक लाए हैं, जो कि है द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए कि व्हेन टू वेव्स ट्रेवल इन अ मीडियम simultaneously, the particles of the medium vibrate under the combined effect of two, and the resultant displacement of a particle is the algebraic sum of individual displacement due to each wave at point। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब दो वेव क्या करती हैं, साइमल्टेनियसली एक मीडियम पे ट्रेवल करती हैं, तो क्या होता है कि जो पार्टिकल है मीडियम के वो वाइब्रेट करते हैं अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू टू वेव्स, राइट। और जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है गाइस ऑफ पार्टिकल, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है पार्टिकल का, वो हर एक इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट के एलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसको हम इस डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो ऊपर का पार्ट है इसको क्रस्ट बोलते हैं और इसको ट्रफ बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो और जो जो ये हमारे पास सॉरी, तो यहाँ पर देखिए y1 इसकी डिस्प्लेसमेंट है और y2 इसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y देखिए इस वाली वेव, यानी कि जो ये वाली वेव है और ये वाली वेव है, इन दोनों वेव, जब ये दोनों वेव साइमल्टेनियसली एक मीडियम पे ट्रेवल कर रही हैं, तो जो रिजल्टेंट वेव है उसका जो डिस्प्लेसमेंट y है, वो इस वेव के डिस्प्लेसमेंट और जो ये दूसरी वेव है इसके डिस्प्लेसमेंट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 है, राइट। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा हमारे पास शायद मतलब मैटर कंप्लीट है नहीं, तो मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ कि क्या है करके। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि क्या होता है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो क्या होता है, ये हमको पता चल गया है कि जब दो वेव किसी मीडियम पे ट्रैवल करती हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली ट्रैवल करती हैं, तो जो मीडियम होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या करें, दो वेव साइमल्टेनियसली क्या करें, वाइब्रेट कर रही हैं। और जो रिजल्टेंट वेव होती है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। तो हमने ये बात समझ लिया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो गाइस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब देखिए y इज इक्वल टू 0 कह रहा है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब दोनों यानी कि y1 और y2 क्या होंगे, y1
और y2 क्या होंगे, मतलब y1 माइनस y1 करेंगे तब 0 आ सकता है, राइट। तो इसका मतलब ये है गाइस कि अगर दो वेव है, मैं आपको डायग्राम के हेल्प से समझाने की कोशिश करूँगी कि ये है हमारे पास एक वेव, ठीक है, और दूसरी वेव है, यहाँ पर ध्यान दें आप, सॉरी, दूसरी वेव है इस तरह से। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी y1 है और ये भी y1 है, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये माइनस का y1 हो जाएगा और ये प्लस का y1। तो जो रिजल्टेंट वेव y होगी उस वो क्या हो जाती है, y1 प्लस और यहाँ पर माइनस ऑफ y1, तो y1 माइनस y1 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और ये हम इसको अगर हमको डायग्राम में दिखाना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि देखिए, मैं बहुत स्मॉल से यहाँ पर बनाऊंगी, ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव के लिए है, ठीक है। तो ये हो गया और ये हम इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक, हम इसको ऐड कर रहे हैं, ये भी y1 है और ये भी y1 है, ठीक है, y1 है। तो जो इसको ऐड करके जो हमारा जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो क्या होगी, वो ऐसे, ठीक है। तो ये है, ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो वहाँ पर हमारे पास दो वेव कैसी होंगी, लेट अस से कि ये एक वेव है, ठीक है, y1 इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और दूसरी वेव भी इस तरह से है, और ये क्या है, इसकी ये क्या है, y2 है। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव होगी वो क्या होगा, y1 प्लस y2 होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, और जो उसकी ये बनेगी ये कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है ना। तो यही है गाइस, यही क्या है, यही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है, तो ये पॉजिटिव तो इस ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है, तो इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। लेकिन अब देखते हैं, ये तो थी पॉजिटिव वाली बात कि दोनों दो पॉजिटिव हो गए, अब नेगेटिव कब हो सकता है, तो हम इस तरफ भी ध्यान एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इस तरफ भी एक बार देख लेते हैं कि नेगेटिव कब होगा। तो नेगेटिव गैस तब होगा जब एक वेव आपकी क्या है, इस तरह से है, ठीक है, ये y1 है, राइट, और एक है हमारे पास y2 जो कि इस तरह से है। लेकिन ये क्या है, ये y2 है, और जो y1 है, जो y1 है वो लेस देन है y2 के, क्योंकि अब y2 ज़्यादा है, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y1 प्लस, और ये होगा माइनस का y2, माइनस का माइनस, सॉरी, देखिए, वेयर इज, अरे अरे यार, वेट गाइस, वेट, सॉरी गाइस, थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, तो नेगेटिव कैसे होगा हम इस बारे में बात कर रहे थे यहाँ पर। तो देखिए, ये तो है हमारे पास, ये है y1, ठीक है, और यहाँ पे ये है y2। अब यहाँ पर y1 इज लेस देन y2 है, ठीक है, y1 इज लेस देन y2 है, तो जो हमारा रिजल्टेंट वेव होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव किस तरह होगा कि y इज इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस नेगेटिव है y2, ठीक है, और क्योंकि y2 ज़्यादा है, y2 इज ग्रेटर देन y1, देन जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगा, और ये भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हम इसको देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है, और जो ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना इसका, तो हम इसको भी देखते हैं। पहले हम ये बेसिक चीज़ें कुछ हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में फटाफट ये पॉइंट्स को देख लेते हैं, राइट। तो क्या है, लाइट वेव इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमको पता है कि लाइट वेव क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, राइट।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर उसमें होंगे, जो कि हम ये ई वेक्टर और बी वेक्टर से हम इनको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक वेक्टर को ई से, मैग्नेटिक को बी से। और ई वेक्टर एंड बी वेक्टर डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। तो ई वेक्टर और बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन की, और ये एक दूसरे के भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि तीन की तीन चीज़ें हैं, इन इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर एंड जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है वो तीन के तीन दे मतलब तीन के तीन क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर के। ठीक है, तो हम यहाँ पर ई एंड बी आर वेरी विथ टाइम, और यहाँ पर ई और बी क्या करते हैं, टाइम के साथ वेरी करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक वेक्टर कैन बी गिवन एज, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है उसको हम इस एक्सप्रेशन से डिनोट करते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पर ई क्या है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ई नॉट है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो ई नॉट क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है फील्ड वेक्टर की, और के है वेव नंबर 2π/λ होती है। ठीक है, और अगर आपको ये देखना है ना वेव नंबर, तो आप गए इसको गूगल से या कहीं से देख लीजिए। ठीक है, और जेड है, जो जेड है यहाँ पर, यह है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड टी इज टाइम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो द विजिबल लाइट इज ए कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली 3500 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पर जो विजिबल लाइट है, जिनको मतलब हम देख सकते हैं, वो लाइट क्या होते हैं कि एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कंसिस्ट करते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा वेव लेंथ होती है, जो कि 3500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच की मतलब इतने वेवलेंथ वहाँ पर होती हैं इतने। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि एवरी सिंगल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या कहा कि देखिए एवरी सिंगल वेवलेंथ, हर कोई सिंगल वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है इस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की, उसे हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हाँ जी, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लाइट और वाइट लाइट की बात करें तो ये भी क्या होते हैं, कमिंग फ्रॉम सन इलेक्ट्रिक बल्ब CFL LED एक्सेट्रा कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ, हेंस नॉन मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, ठीक है जी, तो क्या होता है कि तो यहाँ पर नॉन मोनोक्रोमेटिक की बात हो रही है कि जब हम पूरे के पूरे एक लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम को हम लेते हैं तो वो नॉन मोनोक्रोमेटिक होता है। अगर हम सिंगल वेवलेंथ की बात करते हैं तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सन से आने वाली लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, CFL LED, तो ये सब एक लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ को कंसिस्ट करते हैं, इसलिए ये मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होते हैं, यानी कि नॉन मोनोक्रोमेटिक होते हैं। अगर यहाँ पर हम अब मोनोक्रोमेटिक लाइट के अगर हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखें, तो सोडियम लैंप है जिसका 589.3 नैनोमीटर इसकी क्या है वेवलेंथ है। हीलियम नियॉन लेजर है जो कि 632.8 नैनोमीटर। तो ये क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट को एमिट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लेन वेव की। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अ प्लेन वेव इज अ वेव whose wave front remains in a plane during the propagation of wave। यानी कि वेव प्लेन क्या है, वेव प्लेन ऐसी वेव है, देखिए वेव है जिसका वेव फ्रंट जो है वो प्लेन पे ड्यूरिंग द प्रोपिगेशन ऑफ वेव, यानी कि जब वेव प्रोपिगेट होती है तो उस टाइम पर
प्लेन पे इसका वेव फ्रंट बनता है और ये प्लेन पे ही रहता है जब तक वेव प्रोपिगेट कर रही है तब तक। ठीक है, तो इन लाइट वेव द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। और लाइट वेव पे क्या होता है कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक वेक्टर का ई नॉट, वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है एंड कन्फाइंड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। सच टाइप ऑफ वेव आर कॉल्ड प्लेन वेव, राइट। तो हम बात करेंगे अब पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में। तो पोलराइज्ड लाइट क्या होते हैं, पहले हम अनपोलराइज्ड की बात कर रहे हैं कि इन विच इलेक्ट्रिक वेक्टर ओरिएंटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कि इन विच, देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक वेक्टर ओरिएंटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, यानी कि जहाँ पर देखिए लाइक, ठीक है, तो ये कोई अगर हमारे पास लाइट है तो ये हर डायरेक्शन पे क्या हो रही है, एंड हर डायरेक्शन पे प्रोपगेट हो रही है, हर डायरेक्शन पे। ठीक है, इन विच इलेक्ट्रिक वेक्टर ओरिएंटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, कि जहाँ पर हर पॉसिबल डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक वेक्टर ओरिएंटेड होता है और जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन है ना वो परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। ठीक है, तो ये है अनपोलराइज्ड लाइट, जैसे कि सन, फ्लेम एंड ये सब चीज़ें। ठीक है, और अगर हम बात करें पोलराइज्ड लाइट की, तो इन विच इलेक्ट्रिक वेक्टर आर कन्फाइंड टू ओनली अ सिंगल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन पे, एक ही सिंगल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पे कन्फाइंड रहता है। तो ये है पोलराइज्ड लाइट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पर ना कि हम ये छोटी छोटी पॉइंट्स को पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि बाद में हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम बात कर रहे हैं फेज डिफरेंस की। सो इफ देयर आर टू वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी, देन द फेज डिफरेंस इज द एंगल or time after which the one wave achieves the same position and phase as of first wave। ठीक है, तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है गाइस, ये कह रहा है कि जब दो वेव की फ्रीक्वेंसी सेम हो, देन द फेज डिफरेंस इज द एंगल। कि जब दो वेव की क्या है फ्रीक्वेंसी सेम है तो जो फेज डिफरेंस है वो एंगल हो सकता है और वो टाइम भी हो सकता है, जिसके आफ्टर विच द वन वेव अचीव्स द सेम पोजीशन। और जिसके बाद क्या होगा कि एक वेव अपनी सेम पोजीशन को अचीव करेगी एंड फेज एज द फर्स्ट वेव। सो फेज डिफरेंस को हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इस डायग्राम की हेल्प से हमने देखा है कि दो वेव हैं, एक तो ये वाली वेव है जी, राइट, और दूसरी वेव है ये। तो यहाँ पर देखिए फेज डिफरेंस हमको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि जो ये है ना, ये है फेज डिफरेंस थीटा। ठीक है, अब कोहेरेंस देखेंगे पहले कि इफ टू और मोर वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी are in same phase or have constant phase difference, those waves are called coherent waves। तो कोहेरेंट वेव क्या होते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव जो कि सेम फ्रीक्वेंसी के हैं और उनका जो फेज है वो भी सेम है और एक या फिर एक कांस्टेंट फेज डिफरेंसेस में वो ट्रैवल कर रही हैं, तो इनको हम बोलते हैं कोहेरेंस वेव, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये है कोहेरेंस। अब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम मैथमेटिकली देखते हैं, इसका डेरिवेशन। उसके बाद हम अपना वीडियो लेक्चर को क्या करेंगे, यहीं पर रोक देंगे। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं कि है ही टॉपिक्स को हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे हम बात कर रहे हैं अगेन कि if two or more waves are traveling and overlap on each other and at any point, then the resultant displacement of wave is the sum of the displacement of individual waves। तो हमने ये देखा ही था कि जब दो वेव क्या कर रही है, एक मीडियम पे ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है, ट्रेवल कर रही है साइमल्टेनियसली, तो जो उनका जो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होती है, रिजल्टेंट वेव की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो उन इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के अलजेब्रिक सम के इक्वल होती है। तो यहाँ पर लेट्स से हमारे पास दो वेव y1 और y2 हैं, जो कि है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल, राइट। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो हम यहाँ पर y1 और y2 को ऐड कर लेंगे। ठीक है,
अब ये देख लीजिए आप कि दो हमारे पास दो वेव हैं इस तरह से, तो ये हमारे पास इनको ऐड करके हमारे पास एक ये रिजल्टेंट वेव मिल गई है। देखिए यहाँ पर एक वेव है, ये दूसरी वेव है, और ये रिजल्टेंट वेव हमको यहाँ पर मिल गई है इनके एडिशन से। तो हम बात कर रहे हैं अब इंटरफेरेंस की, ठीक है। when two light waves of same frequency, nearly same amplitude and having constant phase difference travel and overlap on each other, there is a modification in the intensity of light in the region of overlapping. This phenomenon is called interference. तो क्या कह रहा है कि जब दो वेव क्या करती हैं, जब दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी की और नियरली सेम एम्पलीट्यूड होता है एंड हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यानी कि दो ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनका एम्पलीट्यूड भी लगभग लगभग सेम हो और उनका जो फेज डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट हो, जब ऐसी वेव ट्रैवल करती हैं किसी मीडियम पे या फिर ओवरलैप हो जाती हैं एक दूसरे के ऊपर, सो देयर इज़ अ मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी। तो यहाँ पर इंटेंसिटी में एक मॉडिफिकेशन होता है in the region of overlapping. This phenomenon is called interference. ठीक है, so the resultant wave depends upon the phase and phase difference, कि जो रिजल्टेंट वेव है वो फेज और फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है, और चेंज इन एम्पलीट्यूड अकर ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और हमने देखा था ना अभी सुपरपोजिशन के एंड जो थियोरी थी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसमें क्या आ रहा था कि रिजल्टेंट वेव जो है वो इंडिविजुअल वेव्स के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। तो हमारे यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, और तो ये बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट वेव है ना वो फेज और फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है, और जो एम्पलीट्यूड है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज होता है ड्यूरिंग द प्रिंसिपल ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, in certain point the two waves may be in same phase, and at such point of amplitude of resultant wave will be sum of amplitude of individual waves. तो यहाँ पर let the amplitudes are a1 and a2, हमारे पास माना कि एम्पलीट्यूड क्या है, देखिए y1 जो हमारे पास वेव थी उसकी a1, y2 की a2, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, a is equals to a1 plus a2. So the intensity of resultant wave increase, and this phenomena is called constructive interference. कि जब क्या हो रहा है कि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, क्योंकि ए की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि ए हमारे यहाँ पर बढ़ रहा है, ए इज इक्वल टू a1 + a2 हो रहा है, तो ए क्या हो रहा है, ए इंक्रीज कर रहा है, तो जो हमारे पास जो इंटेंसिटी है आई वो भी इंक्रीज करेगा, और ये जो इंक्रीज कर रहा है ना तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। corresponding to constructive interference we observe bright fringes, और क्या कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो हम ब्राइट फ्रिंजेस हमें वहाँ पर हमें ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में कि y1 और y2 क्या है, दो यहाँ पर y1 और y2 दो हमारे पास क्या है जी, दो हमारे पास वेव हैं और इनके एम्पलीट्यूड a1 और a2 है। तो जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक नई वेव मिल रही है y, जो रिजल्टेंट वेव है y, तो यहाँ पर a1 + a2 इसकी क्या हो गई, ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीट्यूड हमको यहाँ पर मिल गया है। सो व्हेन द वेव्स आर इन अपोजिट फेज, और जब ये वेव क्या होता है अपोजिट फेज में होती है, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो ये a इज इक्वल टू a1 - a2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि, तो ये क्या है कि ये इनके अपोजिट फेज में है, यानी कि a1 ऊपर की उस डायरेक्शन में है तो a2 इस डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को a1 - a2 होगा, और रिजल्टेंट वेव इस तरह से होगा। अब ये इस तरह से इसलिए होगा क्योंकि जब a1 और a2 इक्वल होंगे। तो हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन की। सो इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्लास को रोक देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्या हो रहा है। तो लेट अस कंसीडर टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय y1 इज इक्वल्स टू a1 sin omega t and y2 is a2 sin omega t plus del। तो अकॉर्डिंग टू यंग्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, y इज इक्वल्स टू y1 + y2
ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये जो दो वेव हैं y1 और y2 इनको हमने ऐड कर लिया। a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल, दिस इज डेल। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, अब यहाँ पर देखिए कि हमने क्या किया, a1 साइन ओमेगा टी ऐसे रहा और a2 हमारा बाहर, और साइन ओमेगा टी प्लस डेल यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला निकाला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर से साइन ओमेगा टी कॉस डेल प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने क्या किया, साइन ओमेगा टी को हमने कॉमन लिया और कॉस ओमेगा टी को हमने यहाँ से कॉमन लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस डेल प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन डेल हो गया यहाँ पर। ठीक है, जब a2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा गाइस कि देखिए साइन ओमेगा टी हमारा कॉमन आ गया, यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन आया तो क्या होगा, a1 प्लस a2 कॉस डेल और साइन ओमेगा टी प्लस a2 कॉस साइन डेल कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमने जो ये है a1 प्लस a2 कॉस डेल और a2 साइन डेल, इनको हमने क्या मान लिया, a कॉस फाइव और a साइन फाइव। ठीक है, तो जो ये हमने दो इक्वेशन, और ये इक्वेशन 2 और 3 हो गया। उसके बाद a और फाइव क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो न्यू कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पर तो यहाँ पर उसके बाद हमने इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में हमने पुट किया, तो हमारे पास क्या आया, a कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस a साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा देखिए इस फॉर्मूला को a को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या है, कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाइव कॉस ओमेगा टी, यानी कि साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन गया अगेन, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हमें ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, तो जहाँ पर y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, a है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और फाई है फेज डिफरेंस। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 स्क्वायरिंग एंड एडिंग द टू इक्वेशंस। तो देखिए 2 और 3 जो हमारे हैं इनको हमने स्क्वायर किया और ऐड किया, तो हमें क्या मिलता है देख लीजिए। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 कॉस स्क्वायर डेल प्लस 2a1 a2 कॉस डेल प्लस a2 स्क्वायर साइन डेल। और हमने उसके बाद इसको क्या किया कि देखिए यहाँ पर से a2 कॉस स्क्वायर डेल और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल को जब हमने यहाँ से a2 को कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल बन गया, जो कि 1 के इक्वल होता है, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये वही हो गया है यहाँ पर। ठीक है, और तो ये हमारे इस तरह से a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल आ गया है। ठीक है, उसके बाद हमने डिवाइड किया 3 को 2 से। ठीक है, इक्वेशन 3 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो हमें यहाँ से tan फाइव इज इक्वल टू a2 साइन फाइव अपन a1 प्लस a2 कॉस फाइव हमें यहाँ से मिल गया है। अब हम बात करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमा, और हम ब्राइट फ्रिंजेस यानी कि हमें ब्राइट फ्रिंज कब मिलेंगे और डार्क फ्रिंज कब मिलेंगे, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। कि अगर कॉस डेल हमारे पास पॉजिटिव आता है तो डेल की वैल्यू क्या होगी, 2n पाई। हम इस पे बात कर रहे हैं कि अगर डेल कॉस डेल की वैल्यू पॉजिटिव 1 है तो इसका मतलब क्या है कि 2n पाई है, जहाँ पर n क्या है, 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो यहाँ पर आप 2n की जगह पर 0 रखिए, तो 0 2 पाई एंड 4 पाई। जब इस तरह के हमें फेज डिफरेंस यहाँ पर यानी कि डेल की वैल्यू हमें जब ये मिलेगा तब हमें ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पर हमें मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फिर ये वैल्यू पुट की, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, जो कि a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हमारे पास बन गया। तो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू a स्क्वायर विच इज इक्वल टू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। एंड देयरफॉर फॉर डेल 2n पाई इज 0, तो देखिए ये बता दिया था मैंने, 0 2 पाई 4 पाई। तो इस तरह से हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, और पार्ट डिफरेंस के टर्म में देखें तो डेल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो लैम्डा अपॉन 2 पाई
2 पाई इंटू फेज डिफरेंस 2n पाई है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो n पाई हमारे पास एन लैम्डा हमारे पास मिल गया। तो n की वैल्यू फिर से हमारे पास वही है, नेचुरल नंबर 1 2 3 0 1 2 3 4, तो हमने वही यहाँ पर रखा है। ठीक है जी। कंडीशन फॉर मिनिमा की बात करें तो ये जहाँ पर डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे तो कॉस डेल की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो डेल है वो 2n-1 इंटू 2n-1 पाई के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाई 3 पाई 5 पाई इस तरह से हमें मिलेंगे। और तो हम यहाँ पर -1 रखेंगे, तो यहाँ से a1 - a2 का होल स्क्वायर और आई इंटेंसिटी हमारी ये आ जाएगी, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। तो हमें 3 पाई ये इस तरह से मिलेगा। ठीक है, और फिर पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में देखें तो इस तरह से λ/2 इंटू फेज डिफरेंस हमारे पास क्या है, यहाँ पर फेज डिफरेंस आया है 2n-1 पाई। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे, λ/2 पाई इंटू 2n-1 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2n-1/2 पाई। अब यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 करके रखेंगे, तो ये हम इस तरह से हमें पॉइंट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे आगे को स्टार्ट करेंगे गाइज। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर कोई भी इशू है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो हम रखते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, ओके एंड थैंक यू।